नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर में अपने कुछ वैचारिक अनुभूतियों को आपसे विचार विमर्श के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में इसे अंतिम रूप दिया गया। यह जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, ये पूर्व के शिक्षा नीति से बिल्कुल एक नए रूप में रूपांतरित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। इस शिक्षा नीति में सर्वांगीण विकास, जो प्राचीन काल के शैक्षिक केंद्रों में हुआ करती थी, कौशल विकास हुआ करता था, व्यक्तित्व का विकास हुआ करता था, उन्हीं को आधार स्तंभ के रूप में इस शिक्षा नीति में प्रवेश दिया गया है। चलिए हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको चिन्हित कर लें और फिर क्रम के अनुसार उस पर विस्तार से विवेचना होगी। हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष में जो विद्यालयी शिक्षा है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है और जब बच्चे स्कूली शिक्षा में पूरी व्यवस्थित होकर के रूपांतरित होंगे तभी हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% हो पाएगा। यह एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें यह भी रखा गया है कि माध्यमिक स्तर तक के जो शिक्षा है उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, सार्वभौमिकरण, सबके लिए वो ज़रूरी हो, अत्यावश्यक हो। और अभी केंद्र सरकार के ही तर्ज पे बिहार सरकार ने भी SCERT के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू किया है, जो आज से शुरू हुआ है SCERT महेंद्रू में, जिसकी ट्रेनिंग हो रही है। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे कौशल युक्त तरीके से बच्चों को उनके घर से विद्यालय तक की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी और इसके माध्यम से मुख्य धारा में संभवतः 2 करोड़ बच्चों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। इतने बच्चे तो आने ही चाहिए और 12 वर्षों की जो स्कूली शिक्षा है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने भी आना है, जिसमें 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम को एक आधार बनाया गया है। ये आधार बनाने का जो विचारधारा आई है, इसमें इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 क्लास 6 से ही उनको एक व्यावसायिक शिक्षा देने की बात। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना और यह कौशल को विकसित करेगा और इसमें यह बात स्पष्ट तरीके से रूपांतरित की गई है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा उनकी मातृभाषा में या
क्षेत्रीय भाषा में देना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि विकसित देशों में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ मातृभाषा जो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अंग्रेजी भाषा को व्यक्तित्व मापन का एक आधार माना जाता है। इसमें एक व्यवहारिक सोच उत्पन्न की गई है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देना है और शिक्षकों को भी कम से कम 3 भाषा की जानकारी होनी चाहिए। मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए। यह मूल्यांकन किसका होना है? छात्रों का होना है। छात्रों में किस तरह से मूल्यांकन होना है? वो कितना सीखे, लर्निंग आउटकम्स क्या आया और उनकी प्रगति किस प्रकार हुई। क्या वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो उद्देश्य निहित हैं, क्या उस ओर वो बढ़ रहे हैं? इस बात पर भी मूल्यांकन की बात की गई है। 2035 तक तो 50% उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है और यह तभी संभव होगा जब उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ यदि नई नामांकन सीटों की संख्या जोड़ी जाएंगी। चूंकि उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप एक विविधता युक्त होगा और यह विविधता विषयों की वजह से होगा और विषयों की विविधता से ही पहले ऐसा माना जाता था कि यदि कोई बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है तो समाज उसको एक बड़े ही उच्च बौद्धिक क्षमता से युक्त वाला विद्यार्थी मानता था और यदि वही विद्यार्थी कला आर्ट्स के क्षेत्र में यदि रुचि रखता है तो उसके प्रति एक नज़रिया तनावपूर्ण हुआ करती थी। इसमें यह बदलाव आया है। यह बदलाव व्यापक स्तर पर है और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की बात की गई है और एकेडमिक बैंक बनाने की बात की गई है और इस एकेडमिक बैंक के साथ साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार शिक्षकों के माध्यम से ही होना है, इसलिए शिक्षक को भी अपने कौशल, अपने बौद्धिक क्षमता का उन्मुखीकरण समय समय पर करना है। यूँ तो हम जानते हैं कि महाविद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं मोहवश वो गांवों में निवास नहीं कर पाते हैं और आवागमन के बाधित होने या गांव में रहने के प्रति उनकी रुचि कम होने की वजह से उनकी उपस्थिति महाविद्यालयों में कम देखी गई है। प्रश्न ये उठता है कि अब तक की शिक्षा नीति में जो सफलता हमें आशातीत नहीं मिली, तो क्या इस शिक्षा नीति में हम सफल हो पाएंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज है, जो शिक्षा नीति से चली आ रही है, 86 के बाद 34 वर्ष पूर्व की अवधारणाओं को लेकर के किया गया है। हमने तो कुछ जनरेट्स किए हैं, कुछ पेटेंट्स करवाए हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट खुली हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का वो जो पार्ट है वो शिक्षकों के दायित्व पर ही निर्भर करता है।
मेरा ये मानना है कि कमीशन के माध्यम से जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो उनको नियुक्ति का स्थान उनके निवास स्थान के आसपास ही होना चाहिए। अगर निवास स्थान के आसपास नहीं है तो उन्हें रहने की एक समुचित व्यवस्था हॉस्टल के रूप में जरूर महाविद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक उस महाविद्यालय के आसपास नहीं रहेंगे, जब तक वो अपने व्यक्तिगत चिंतन से दूर नहीं रहेंगे, तब तक वो अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास ना खुद कर पाएंगे और ना ही करा पाएंगे। ऐसे में शिक्षकों में तनावपूर्ण स्थिति मुख्यालय में नहीं होने की वजह से होती है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार को इस नीति पे सोचना चाहिए कि जो शिक्षक महाविद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यदि वो वहाँ नियुक्त होते हैं तो उनका वेतन शहरों में निवास करने वाले, शहरों के महाविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों से अधिक होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको पदोन्नति में विशेष अंक मिलना चाहिए और हर 3 साल पे एक पारंपरिक रोटेशन के माध्यम से शहरों के शिक्षकों को ग्रामीण महाविद्यालयों में प्रतिस्थापित भी करना चाहिए। और मेरा यह बिल्कुल दृढ़ अनुभव है कि इस रूपांतकारी कदम से जो लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति में, हम बहुत उस लक्ष्य के आसपास होंगे और हम इसके माध्यम से जहां छात्र छात्राओं में क्षमताओं का व्यक्तिगत विकास कर पाएंगे, वहां शिक्षकों में भी उच्चतम योग्यता का विकास होगा। और आप यदि चाइना, स्वीडन, इज़राइल, जर्मनी, अमेरिका के महाविद्यालयों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ के जो शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर के हों, चाहे वो महाविद्यालय स्तर के हों, वो मौलिक समस्याओं से मुक्त होते हैं। भारत प्राचीन काल में ज्ञान के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया। बिहार में इसके शिक्षा के केंद्र थे। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? यह संभव शिक्षकों द्वारा समाज को जीवंत बनाए रखने से हुआ। इसलिए ये सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बिंदु के रूप में चिन्हित की गई हैं। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली इकाई स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।